बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम। ये प्रॉब्लम डिफरेंशियल इक्वेशन के लीनियर इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर चैप्टर से है। सॉल्व डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 यहाँ पर होगा y और इज इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर x बाई मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। यहाँ पर वेरिएबल कोफिशिएंट भी हो सकते थे लेकिन यहाँ पर कांस्टेंट कोफिशिएंट दे रखे हैं। तो सबसे पहले तो इस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन को हम लिख लेंगे। हो सकता है कि गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन आपको इस तरीके से लिखी हुई मिले, d2y ओवर डी एक्स स्क्वायर माइनस 3dy ओवर डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x। क्योंकि हम लोग जानते हैं d का मतलब d ओवर dx होता है। यहाँ पर x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y डिपेंडेंट वेरिएबल है। और हो सकता है ये इक्वेशन ऐसे भी मिल सकती है, y का 2 बार डिफरेंशिएशन को y डबल डैश से डिनोट करते हैं और एक बार डिफरेंशिएशन को y डैश से डिनोट करते हैं, प्लस का 2y इज इक्वल टू ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x। इस तरीके से भी लिखी हुई मिल सकती है। लेकिन इस ऐसी इन फार्म में अगर आपको लिखा हो तो आप पहले तो जो आपका ये गिवन था उसी फार्म में लिख लीजिए, डी स्क्वायर माइनस का 3d प्लस का 2 इसमें कन्वर्ट कर लेंगे, यानी ये हमको दे रखी थी ई टू द पावर x अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर x। इतना जब आ जाएगा तो इसके सोल्यूशन के दो पार्ट होंगे। एक तो हम कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करेंगे, दूसरा पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है वो उसमें मेथड लगाना होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन जिस तरीके से आप पहले अभी तक फाइंड करते हैं वैसा ही फाइंड करना होगा, बस उसी के यूज़ से। हाँ, उसमें कम्प्लीमेंट्री फंक्शन का यूज़ होता है जब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करते हैं, तो उसके यूज़ से हम लोग आगे पर्टिकुलर इंटीग्रल भी निकालेंगे। तो यहाँ पर इसके सोल्यूशन में यानी इक्वेशन नंबर हम इसको 1 डाल देते हैं। इसका सोल्यूशन करना है, यहाँ से स्टार्ट है अपना क्वेश्चन, क्योंकि यही दे रखा था हमको। अगर ये दे रखा होते तो इसमें कन्वर्ट कर लेते। अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन की हमको लिखना होगी एक्सिलरी इक्वेशन, क्योंकि अगर कम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करते हैं तो एक्सिलरी इक्वेशन से फाइंड करते हैं। तो इट्स एक्सिलरी इक्वेशन इक्वेशन इज़, एक्सिलरी इक्वेशन को फाइंड करना हो तो जो y का कोफिशिएंट होता है जो कि d का फंक्शन होता है, आप जहाँ पर भी d मिले d की जगह पर m पुट कर देंगे। तो m स्क्वायर माइनस का 3m प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 और इसके में से m की वैल्यू फाइंड करना है। तो या तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करें, इससे फाइंड कर लें, या फिर आप फैक्टर करके भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हम फैक्टर करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि 1 और यहाँ पर 2 1 और 2 को ऐड करते हैं तो ये 3 आ रहा है 3, लेकिन माइनस का लाना तो दोनों ही माइनस के हमें करना होंगे, क्योंकि हमें माइनस के 3m लाना है। तो माइनस के 2m कर लीजिए, माइनस का m कर लीजिए, प्लस का 2, यानी मिडिल टर्म को हमने स्प्लिट कर लिया दो पार्ट में। फर्स्ट और लास्ट तो ऐसे ही लिखा हुआ है जैसा कि वो है। इन दोनों में से कॉमन लेंगे m को कॉमन लेंगे तो m माइनस का 2 हो जाएगा, और इसमें दोनों में से -1 को कॉमन लेंगे तो m माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। और इसमें से अगर m माइनस 2 को बाहर लेंगे तो हमारे पास बचेगा m माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब इनको अलग अलग 0 के बराबर पुट करेंगे तो इसको जब 0 के इक्वल रखेंगे तो m की वैल्यू 2 आ रही है, और इसको 0 के बराबर रखेंगे तो m की वैल्यू 1 आ रही है। यानी m की हमें दो वैल्यू मिल गई 1 और 2। इन 1 और 2 जो m की वैल्यू मिली हुई है इसकी करस्पॉन्डिंग हम फाइंड कर सकते हैं, जो अगली पेज पर लिख रहे हैं हम यहाँ पर इस कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को m की इस वैल्यू के करस्पॉन्डिंग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज़ कर रहे हैं a ई टू द पावर x प्लस का v ई टू द पावर 2x। यहाँ पर जो m की वैल्यू आई है वो यहाँ पर रखी हुई है, और दूसरी वैल्यू आई है 2 यहाँ पर लिखी हुई है, और x यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, a और v यहाँ पर कांस्टेंट है, यानी आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, जिनका हमें आगे यूज़ भी करना होता है पर्टिकुलर इंटीग्रल फाइंड करने में, क्योंकि ये मेथड जो है वो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका सोल्यूशन y इज इक्वल टू, इसमें स्मॉल a की जगह पर कैपिटल A कर दी। ये भी ये तो कांस्टेंट है, लेकिन यहाँ पर a और अभी हम जो v लिखने वाले हैं कैपिटल में, वो दोनों ही
एक्स के फंक्शन हैं e⁻²x, इनके जो कोफिशिएंट है वो वैसे ही रहेंगे। ए और बी की वैल्यू हमको फाइंड करना होगी और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल देते हैं और ए बी की वैल्यू फाइंड करके यहाँ रखेंगे तो ये यहाँ पर कंप्लीट सॉल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हमने माना है लेट दिस वैल्यू वी कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 से डिनोट किया है उसका ये कंप्लीट सॉल्यूशन है। तो ए और बी की वैल्यू जैसे आएगी वो यहाँ पर पुट कर देंगे। हमारे और भी दूसरे वीडियो इस मेथड ऑफ पैरामीटर पर हैं जिसमें हमने ए और बी की वैल्यू को डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करते हुए फाइंड किया है। यहाँ पर हम फार्मूले का यूज़ ना करते हुए जो प्रोसीजर है से फाइंड करने का वो ही यूज़ कर रहे हैं। आप चाहें तो उस वीडियो को देख कर भी आप डायरेक्ट फार्मूले का यूज़ करते हुए ए और बी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हमने जो माना है वाई का ये सोल्यूशन, तो हम लोग जानते हैं कि इक्वेशन को सेटिस्फाई यानी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, लेकिन वहाँ पर फर्स्ट डेरिवेटिव है, सेकंड डेरिवेटिव है, इसलिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके एक्स के रिस्पेक्ट में इसको फर्स्ट डेरिवेटिव पहले और फिर सेकंड डेरिवेटिव को फाइंड कर लेना चाहिए। तो हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएटिंग इक्वेशन 2 को विद रिस्पेक्ट टू जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना है उसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो y का डिफ्रेंशिएशन हो गया dy/dx और राइट हैंड साइड में यहाँ पर a, यहाँ पर ध्यान दें जैसे कि पहले बता दिया गया है a और b x के फंक्शन हैं, कांस्टेंट नहीं है ये। तो फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन यानी e⁻x का डिफ्रेंशिएशन e⁻x प्लस सेकंड फंक्शन वैसा ही और फर्स्ट फंक्शन जो कि a है तो a का डिफ्रेंशिएशन इसमें x के रिस्पेक्ट में। ये तो हमने इसका डिफ्रेंशिएशन किया, इतना आ गया। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, लेकिन जब हम इसका डिफ्रेंशिएशन करने जा रहे हैं तो एक बार x मान के किया था लेकिन ये x नहीं था, इसलिए इसका दोबारा से करेंगे तो 2x का जब दोबारा करेंगे इनटू में आ जाएगा 2 × x, कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, प्लस का साइन है, अप्लाई करते हैं और फिर आपकी e⁻2x को वैसे लिखा रहने देंगे एज इट और b का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो dv/dx आ गया। अब इसमें dy/dx की जो वैल्यू भी हमने फाइंड करके रखी है, इसको इस तरीके से लिख दीजिए dy/dx इज इक्वल टू यहाँ पर a e⁻x और इस वैल्यू को पहले लिखते हैं प्लस 2 टाइम्स b × e⁻2x। यहाँ डेरिवेटिव है उनको अलग एक ब्रैकेट में कर देंगे, ये वैल्यू e⁻x d/dx प्लस ही वैल्यू e⁻2x dv/dx को एक अलग हमने ब्रैकेट में पुट कर दिया है, क्योंकि हम a और b की वैल्यू ऐसी चूज़ करेंगे जिसमें dy/dx की जो वैल्यू होगी ये उसमें ये जो डेरिवेटिव आ रहे हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये मेथड होता है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर के लिए, तो हम इस चीज़ का यूज़ कर रहे हैं। अगर आप फार्मूला डायरेक्ट यूज़ करेंगे a b के लिए तो उसमें आपको ये कुछ नहीं करना होगा और उसके लिए आपको आप दूसरा वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें पूरे प्रोसीजर का यूज़ किया है चूजिंग a एंड बी सच दैट। हम ए और बी को इस तरीके से चुनेंगे क्योंकि अपनी मर्ज़ी से हमने यहाँ पर माने हुए हैं कि ये वैल्यू जो है 0 के बराबर हो जाएगी e⁻x d/dx प्लस e⁻2x dv/dx इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये वैल्यू जो आई है इसका यूज़ करेंगे हम ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने में, क्योंकि ये दो हैं और इक्वेशन अभी हमारे पास ए और बी में एक ही है, तो इसका मतलब हमें एक और इक्वेशन की ज़रूरत होगी। वी हैव टू नीड 2 इक्वेशंस फॉर फाइंडिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी, तो हमें एक दूसरे इक्वेशन की भी ज़रूरत पड़ेगी। फिलहाल इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर हम 3 डाल के छोड़ देते हैं और आगे चलते हैं। और हमने जब इसको 0 ले लिया है तो हम देखेंगे हमारा जो फर्स्ट डेरिवेटिव है यानी dy/dx इसकी वैल्यू सिर्फ रिड्यूस हो गई, इतनी बचेगी क्योंकि ये वैल्यू तो 0 हो गई, यानी बचा हमारे पास a e⁻x प्लस 2 टाइम्स b × e⁻2x। तो a जो हमें अभी फर्स्ट डेरिवेटिव मिला हुआ है इसका हम यूज़ करते हुए सेकंड डेरिवेटिव फाइंड कर लेंगे, यानी d2y/dx² निकाल लेंगे बाई डिफ्रेंशिएटिंग
इक्वेशन दिस इक्वेशन बाय विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो उसी तरीके से फर्स्ट फंक्शन वैसा ही सेकंड फंक्शन इसको माना e की पावर x का डिफ्रेंशिएशन e की पावर x होता है। फिर सेकंड फंक्शन को वैसे लिख दें, फर्स्ट फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन dA/dx हो जाएगा। और ये हमने इसका डिफ्रेंशिएशन क्या ये लिखा हुआ है। अब इनका डिफ्रेंशिएशन हम करने जा रहे हैं, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, बी कांस्टेंट बाहर रखें, फर्स्ट फंक्शन वैसा ही रखें, सेकंड फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन की पावर 2x, फिर 2x का करना होगा, 2 × 1 हो जाएगा, प्लस का साइन लगा दें, की पावर 2x को ऐसे लिखा रहता है, फिर v का डिफ्रेंशिएशन करना होगा जो dB/dx आ जाएगा। अब इसको हम दोबारा से ठीक करके लिख लेते हैं, यानी d2y/dx² की वैल्यू फाइंड कर ली हमने। तो यहाँ पर इसको लिखेंगे e⁻x प्लस e⁻x इंटू dA/dx प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे, 2 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। 4 टाइम्स e⁻2x को चलिए बाद में लिख लेना था, फिर v लिखते हैं, प्लस फिर 2 का इधर इंटू किया, 2e⁻2x इंटू dB/dx। अब हमारे पास y भी है, dy/dx भी है और d2y/dx² भी है, तीनों वैल्यू है जिसकी हमें इक्वेशन में ज़रूरत है। तो इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे तो हमें एक इक्वेशन और मिल जाएगा जो dA/dx और dB/dy में मिलेगा। और ऐसा एक इक्वेशन हमारे पास और पहले से मौजूद है जो इक्वेशन नंबर 3 है। तो उन दोनों का यूज़ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और जैसे ही a और b की वैल्यू आएगी वैसे हम इक्वेशन नंबर 2 में रख के हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड कर लेंगे। तो इन वैल्यू को हमने इसीलिए फाइंड किया ताकि हम दूसरा रिलेशन फाइंड कर लें जो dA/dx और dB/dx में है। तो इसीलिए इन वैल्यूज़ को हमें रखना होगा इक्वेशन नंबर 1 में, यानी गिवन इक्वेशन में ये वैल्यू हमें पुट करनी होगी। तो पुटिंग द वैल्यूज़ ऑफ y dy/dx and d2y/dx² इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 जो है आपको देखिए ये इक्विवेलेंट है इसके, क्योंकि हमने इसको इस फार्म में अभी नहीं लिखा है, तो आप समझ सकते हैं इसको। ये इक्वेशन तीनों 1 ही है और हम इनकी वैल्यू को यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो d2y फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव की वैल्यू ये इतनी है, ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर नोट करने जा रहे हैं। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं, a e⁻x प्लस e⁻x dA/dx प्लस 4 टाइम्स b पहले लिखते हैं e⁻2x प्लस 2e⁻2x इंटू dB/dx। ये वैल्यू लिख दी हमने सेकेंड डेरिवेटिव की। इक्वेशन नंबर 1 को देखिएगा। फिर उसके बाद इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है माइनस का 3 टाइम्स है और फर्स्ट डेरिवेटिव जिसको हम ब्रैकेट में यहाँ पर लिख देंगे, और उसकी वैल्यू हमें हमारे पास ऊपर लिखी हुई है जो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में यहाँ पर आ चुकी थी। इस वाली वैल्यू को यूज़ करें, इस वैल्यू का यूज़ नहीं करें क्योंकि ये वैल्यू तो 0 के इक्वल है। तो इस वैल्यू को पुट कर देते हैं, a e⁻x प्लस 2v e⁻2x। इस वैल्यू को लिखने के बाद फिर हमारे पास है प्लस का 2y, तो 2y की वैल्यू की जो इक्वेशन नंबर 2 में है a e⁻x प्लस b इंटू e⁻2x। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड में 0 के बराबर है जो हमने पुट कर दिया है, और इस ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो 3 का दोनों में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसमें 2 का अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखते हैं कितना बचेगा कोएफिशिएंट हमारे पास। अगले पेज पर अगली स्टेप हम देख रहे हैं, इसको सॉल्व कर रहे हैं। तो a e⁻x फिर प्लस था नेक्स्ट टर्म e⁻x इंटू dA/dx है। इससे हमें एक इक्वेशन मिल जाएगा और जो dA/dx और dB/dx में होगा, जिसको हम इक्वेशन 3 जो हमें पहले ही आ चुका है उसके यूज़ से हम a और b की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, और ये वैल्यू हमें जो मिलेगी इसका इक्वेशन नंबर 2 में यूज़ पुट करते हुए हम गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर लेंगे, और हमको यही फाइंड करना भी होगा जो कि जनरल सॉल्यूशन होगा। अब हम
सारे टर्म पीछे जो थे उसके इसके तो हमने लिख लिए बिना ब्रैकेट के। अब ब्रैकेट ओपन करें, 3 का दोनों टर्म में इंटू होगा तो ये वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3 टाइम्स ए ई टू द पावर एक्स माइनस 6 टाइम्स बी ई टू द पावर 2x। फिर नेक्स्ट यहाँ पर जो बचा हुआ है इस 2 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, ये y की वैल्यू थी तो 2। अगले पेज पर हम यहाँ पर इसको नोट कर रहे थे, इसी को आगे हम बढ़ाते हैं, जगह कम है नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर प्लस का 2a ई टू द पावर x प्लस का 2b ई टू द पावर 2x। और राइट हैंड साइड में ये जो वैल्यू थी वो गलती से हमने इसमें 0 के इक्वल रख दी थी, तो आपने देख लिया होगा ये 0 तो नहीं है एक, क्योंकि हम ये वैल्यू रख रहे हैं इक्वेशन नंबर 1 में। तो इक्वेशन नंबर 1 में क्लियर सी बात है, राइट हैंड साइड में ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स है, तो हमें यहाँ पर ठीक कर देना चाहिए, ये वैल्यू 0 नहीं है। ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू द पावर एक्स थी राइट हैंड साइड में। ध्यान दें कि राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड में तो सही चल रहा था, राइट हैंड साइड में मैंने गलती से 0 लिख दिया था, आप उसे हटा के जो भी राइट हैंड साइड में इक्वेशन में था उसको नोट कर लें, यानी ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स। अगले पेज पर भी हम यही लिखने वाले हैं, ई टू द पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू द पावर एक्स। अब इसमें कुछ टर्म जो है वो लाइक टर्म है, उन टर्म्स को हमें देखना होगा और उनको जो भी प्लस माइनस हो रहे हैं उनको करना होगा। तो देखिए यहाँ पर जो टर्म है ए ई टू द पावर एक्स, तो ये भी है लेकिन ये प्लस का ये माइनस का है, और भी टर्म देख रहे हैं ये भी है, तो ये 2 टाइम्स है ये 1 टाइम्स, तो ये 3 टाइम प्लस के होगा और 3 टाइम्स ये माइनस का, तो ये सब टर्म कैंसिल हो जाएंगे ए ई टू द पावर एक्स वाले। ऐसे बी ई टू द पावर 2x वाले भी देख लीजिए, ये प्लस का है 4 टाइम्स ये 2 टाइम्स, तो ये 6 टाइम्स प्लस का हो गया, 6 टाइम्स ये और माइनस का 6 टाइम ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। अब जो बचेगा वो हम अगली स्टेप में लिख देंगे, ई टू द पावर एक्स अब बचेंगे सिर्फ डी ओवर डी एक्स वाले और डी बी ओवर डी एक्स वाले, ये टर्म बचेंगे। ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई की पावर एक्स उनका कोफिशिएंट होगा। इसे इक्वेशन नेक्स्ट डालने, इक्वेशन नंबर शायद हम 3 तक डाल चुके थे, तो इक्वेशन नंबर 4 डाल दिया। इक्वेशन नंबर 3 के साथ इसको सॉल्व करके हम डी ए और बी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। पहले तो डी ए ओवर डी एक्स की वैल्यू और डी बी ओवर डी एक्स की वैल्यू मिलेगी, यानी डेरिवेटिव ए और बी के डेरिवेटिव की मिलेगी विद रिस्पेक्ट टू एक्स, और जब ये वैल्यू मिलेंगी तो हम ए और बी की वैल्यू भी फाइंड कर लेंगे। अगर हम फार्मूले का यूज़ करते हो तो डायरेक्ट ए और बी हम लोग ऑब्टेन कर सकते थे, थोड़ा सा ये लंबा प्रोसीजर हो जाता है, तो आप चाहें तो इसका यूज़ करें या फिर आप डायरेक्ट ए बी के लिए फार्मूले भी अवेलेबल हैं उनका यूज़ करें। उसके लिए आपको मेरे दूसरे वीडियो इसी पर पैरामीटर पर देखनी होंगे। इस क्वेश्चन को तो अभी हमने सॉल्व नहीं किया है उस मेथड से। तो अब ए और बी की वैल्यू आपको फाइंड करना है, तो आप एलिमिनेट कर दीजिए किसी एक को, यानी आप चाहे तो डी ओवर डी एक्स को एलिमिनेट कीजिए या डी बी ओवर डी एक्स को, किसी भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके अननोन को एलिमिनेट करके दूसरी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगे। तो हमारे पास देख रहे हैं कि ये कोएफिशिएंट जो है वो बिल्कुल मैच कर रहा है, तो दूसरा थोड़ा सा अलग है, तो हम इसको डायरेक्ट एलिमिनेट कर लेते हैं, यानी ई की पावर एक्स डी ओवर डी एक्स। इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हैं सेम ये टर्म है, तो ए वाला एलिमिनेट करके बी की वैल्यू फाइंड कर देंगे। इसमें ये क्या था, इक्वेशन नंबर 3 देख रहे हैं हम लोग, ई टू दी पावर 2x, कोएफिशिएंट यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 नहीं लिखा तो 1 टाइम्स है डी बी ओवर डी एक्स, और राइट हैंड साइड में 0 था, इक्वेशन नंबर 3 है। अगर इक्वेशन 4 और 3 को हम इस तरीके से सॉल्व करें, यानी माइनस कर दे 4 में से इक्वेशन नंबर 3 को, तो ये टर्म ये कैंसिल हो जाएगा और ये 1 टाइम्स बचेगा, ई टू दी पावर 2x ही बचेगा, लेकिन कोएफिशिएंट 2 है में इधर 1 है, 2 में से 1 जाएगा तो 1 टाइम्स बचेगा डी वी ओवर डी एक्स। राइट हैंड साइड में इसमें 0 माइनस होगा तो यही बचेगा, ई की पावर एक्स अपान 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स, इतना बचेगा। यहाँ से हम इसको डिवाइड कर देंगे तो डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी ई की पावर एक्स अपान ई की पावर 2x। तो हम देख रहे हैं कि ये वैल्यू जो है इसमें से एक पावर कैंसिल हो जाएगी ई की पावर एक्स, क्योंकि ई की पावर 2x को लिख सकते हैं ई की पावर एक्स इन प्लस एक्स, और फिर से ई की पावर एक्स इंटू ई की पावर एक्स ऐसे करके लिखा जा सकता है। ई की पावर एक्स ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 अपान ई की पावर एक्स और 1 प्लस ई टू द पावर एक्स मिलेगी। डी वी ओवर डी एक्स की वैल्यू मिली है, इस वैल्यू का यूज़ करते हुए हम डी ए ओवर डी एक्स की वैल्यू को
फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इक्वेशन नंबर 3 का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन नज़र आ रही है हमको। तो इक्वेशन नंबर 3 में ये वैल्यू जो भी हमें मिली है ये इसको पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 3 का फर्स्ट टर्म ये है जो कि e⁻x dA/dx है, फिर प्लस e⁻2x और इसकी वैल्यू जो है वो ये वाली वैल्यू, यानी हमने ये लिख दिया dB/dx की वैल्यू पुट करना है जो कि 1/e⁻x 1 + e⁻x है। राइट हैंड साइड में इसका 0 है, तो e⁻x एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ऊपर एक पावर बचेगी e⁻x dO/dx। साथ ही साथ हम इसको इस टर्म को उधर ले जाएंगे तो माइनस, अभी तो ये प्लस का है, उधर जाएगा पूरा टर्म माइनस का हो जाएगा और एक पावर कैंसिल हो चुकी है। तो न्यूमरेटर में एक पावर बची हुई है 1 + e⁻x और e⁻x 1 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमें dA/dx की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/1 + e⁻x। अब हमें ये दोनों जो वैल्यू मिली है dB/dx और dA/dx की, इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ करते हुए हम a और b की वैल्यू फाइंड करके इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो किसी भी वैल्यू को आप पहले फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, b की वैल्यू को पहले निकली थी तो इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। कोई किसी की भी वैल्यू का यूज़ कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर जो हमें dB/dx है 1/e⁻x और 1 + e⁻, इसका यूज़ यहाँ से हम b की वैल्यू को फाइंड करना चाहते हैं। अब यहाँ से b की वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर b की वैल्यू मिल जाएगी इंटीग्रेशन ऑफ 1/e⁻x 1 + e⁻x dx। इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि हमने यहाँ पर इसको वेरिएबल को सेपरेट किया, dv = 1/e⁻x 1 + e⁻x। किसी को प्रॉब्लम हो तो dx को हम राइट हैंड साइड में लेंगे और दोनों साइड इंटीग्रेट किया, dv का इंटीग्रेशन b हो जाएगा और इधर इसका इंटीग्रेशन तो ये सामने नज़र आ रहा। फिर आपकी मर्जी है, आप कई मेथड हैं इसको कैलकुलेशन करने के लिए, मतलब कई ट्रिक्स हैं इसके मेथड से ही हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, कई मेथड इससे सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम पुट कर देते हैं z = e⁻x, यानी e⁻x को हमने z मान लिया। इससे हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो dz = e⁻x, x का डिफ्रेंशिएशन dx हो जाएगा। तो अब हमें वैल्यू फाइंड करना होगी, यहाँ पर dx की वैल्यू फाइंड करना होगी, यानी e⁻x की यहाँ पर z पुट कर देंगे। dx की वैल्यू क्या करेंगे, इसको हम फिर लेफ्ट में ले आएंगे, यानी dz/e⁻x कर देंगे dx की वैल्यू। लेकिन हमें इस तरफ z की फार्मिंग होना चाहिए, इसलिए e⁻x यहाँ पर z पुट कर दीजिए। तो यानी dz/z पुट करेंगे हम dx की जगह पर इसमें, और पूरा z में ही कन्वर्ट कर लेंगे। तो b की वैल्यू यहाँ पर हमें मिल गई है 1/e⁻x की जगह पर हमने z रखनी है, तो z और ये 1 + z हो जाएगा, और dx की यहाँ पर ये वैल्यू रखनी है dz/z। तो हम देख रहे हैं कि z और z का यहाँ पर हो गया मल्टीप्लिकेशन, डिनोमिनेटर में ये हो जाएगा z², 1 प्लस का z है, और यहाँ पर इसको हमें पार्शियल फ्रैक्शन में बांटना होगा। तो आप अगर डायरेक्ट बांट सकें तो ठीक है, नहीं तो फिर हमें इसको बांटने के लिए कुछ मानना पड़ता है। इसको बांट लीजिए, तो हम इसे छोड़ के इसका पार्शियल फ्रैक्शन करके यहाँ पर दिखाना z², 1 + z। यहाँ z को लीनियर ही मानते हुए, लेकिन रिपीट हो रहा है, 2 पावर है तो रिपीट मानते हुए, क्योंकि क्वाड्रेटिक भी माना जा सकता है, तो हम इसे लीनियर मान रहे हैं, एक पावर का, उसमें 2 स्क्वायर है तो मतलब 2 बार रिपीट हो रहा है वो। तो रिपीट के लिए ऐसा मानते हैं, पहले एक बार लिखते हैं पावर, फिर जो 2 पावर है वो लिखते हैं। उसके बाद तीसरा है तो उसका c/1 + z। इस तरीके से इसके पार्शियल फ्रैक्शन लेट कर लेते हैं, और जो वैल्यू आएगी, इसे इक्वेशन नंबर अभी तक 4 डाल चुके हैं, अब 5 डाल लेते हैं ABC की वैल्यू को फाइंड करके। हालांकि ABC जो पहले से आए ABC है उनसे अलग है, ये कांस्टेंट, आप कन्फ्यूज़न हो तो A1 B1 C1 डाल सकते हैं, ये कांस्टेंट है जिनकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे हम लोग सॉल्व करते हुए। कोई भी वैल्यू यहाँ पर इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि पहले तो एलसीएम लें। एलसीएम ये जो आता है, ये जो डिनोमिनेटर में होता है एलसीएम हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे, ये z की एक पावर कैंसिल हो जाएगी, तो एक पावर का ऊपर इंटू 1 + z का भी इंटू प्लस z² कैंसिल हो जाएगा। तो इस b में 1 + z का मल्टीप्लिकेशन होगा। जब इसको डिवाइड करेंगे इससे ये कैंसिल, z² का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। तो 1/z² और 1 + z, ये पूरा अपान में जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो 1 = आ जाएगा a
z 1 प्लस z प्लस का b इंटू 1 प्लस z प्लस का c इंटू जेड स्क्वायर, ये वैल्यू यहाँ पर आ रही है। अब यहाँ पर ए बी की वैल्यू हम कंपेरिजन का यानी पॉलिनोमियल, जब दो पॉलिनोमियल इक्वल होते हैं तो उनके कोफिशिएंट इक्वल को करके, यहाँ भी पॉलिनोमियल है, राइट हैंड साइड में पॉलिनोमियल है, इनके कोफिशिएंट को कलेक्ट कर लेते हैं। सबसे बड़ी पावर जेड स्क्वायर की मिल रही है इसमें, जब इसका इंटू यहाँ पर आएगा तो जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट ए मिलेगा, यहाँ पर जेड स्क्वायर कोफिशिएंट सी है तो जेड स्क्वायर कोफिशिएंट हो गया। अब जेड को कोफिशिएंट तब मिलेगा इसका इंटू 1 में होगा तो जेड को कोफिशिएंट ए मिल रहा है, यहाँ पर इसका इंटू यहाँ होगा तब जेड का कोफिशिएंट बी भी मिल रहा है। तो अब हम कांस्टेंट टर्म देखेंगे, यहाँ तो नहीं मिला कांस्टेंट, यहाँ मिलेगा प्लस का बी। अब ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो हम देख रहे हैं कि बी की वैल्यू जो कि कांस्टेंट है, यहाँ पर कांस्टेंट बन है तो बी की वैल्यू इस कंपेरिजन करने पर 1 के इक्वल आ गई। और जेड को कोफिशिएंट यहाँ तो है ए प्लस बी, इधर जेड का टर्म नहीं है तो इसको मतलब कोफिशिएंट 0 है। इसी तरीके से जेड स्क्वायर का भी टर्म यहाँ नहीं है तो जेड स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको 0 होगा। बी की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे तो ए की वैल्यू हमको मिल जाएगी -1 और हम यहाँ पर -1 रखेंगे ए की वैल्यू का तो सी की वैल्यू 1 मिल जाएगी। तो ए की वैल्यू हम देख रहे हैं कि -1 मिल रही है। अगले पेज पर हम इसको लिख रहे हैं ए की वैल्यू -1 मिल रही है और इस वैल्यू का हम जो a प्लस सी बराबर 0 आया था यहाँ पर यूज़ करेंगे तो c की वैल्यू प्लस का 1 मिलेगी। ये तीनों वैल्यू को इक्वेशन नंबर जो हमने 5 डाला था वहाँ पर रख सकते हैं। तो 1 अपान जेड स्क्वायर और 1 प्लस जेड जो कि एक फ्रैक्शन था उसको पार्शियल फ्रैक्शन में बदला था तो a अपान जेड लिखा था प्लस b अपान जेड स्क्वायर लिखा था और प्लस का c अपान 1 प्लस जेड लिखा। तो हमारे पास a की वैल्यू -1 में आ चुकी है और b की वैल्यू +1 आ चुकी है और c की वैल्यू भी +1 है। इस तरीके से ये वैल्यू इस वैल्यू का हम यूज़ करेंगे, इसकी जगह पर यहाँ पर पुट कर देंगे तो हम कह सकते हैं कि b की वैल्यू क्या है। b जो है इंटीग्रेट करना होगा, इस वैल्यू का मतलब करना है इसका इंटीग्रेट करना। जैसे यहाँ पर माइनस शुरू में लिख दीजिए, इस यहाँ पर 1 अपान जेड हो जाएगा प्लस 1 अपान जेड स्क्वायर हो जाएगा प्लस 1 अपान 1 प्लस जेड हो जाएगा। इसको हमें जेड के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना होगा। तो v इज इक्वल टू, तो माइनस बाहर हो जाएगा और 1 अपान जेड का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट, इस तरीके से जेड स्क्वायर का इंटीग्रेट करना होगा। और इसको हम डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं, जेड को पहले लिख दें तो जेड प्लस 1 का इंटीग्रेशन जेड के रिस्पेक्ट में करना होगा। आपको मालूम है जेड के रिस्पेक्ट में जेड का इंटीग्रेशन जो होता है लॉग जेड होता है और इसमें ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस पावर हो जाएगी और इसमें 1 अपान लॉग का जिस तरीके से 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होता है, 1 अपान जेड का लॉग जेड होता है। यहाँ पर कोई कांस्टेंट जोड़ रहा है तो आप उसको जेड ही कंसीडर करके जेड प्लस 1 का इंटीग्रेशन कर देंगे। हाँ, जेड का कोई कोफिशिएंट होता है 1 के अलावा तो उससे हम डिवाइड कर देंगे, 1 को डिवाइड करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, यही आ जाएगा। अब यहाँ पर जो हमने b की वैल्यू है वो z की फॉर्म में है तो लिख लिए। अब z की वैल्यू को वापस करेंगे लेकिन अभी इंटीग्रेशन करना इसका, इस टर्म का हमें हमारे पास बाकी रह गया, उसको इंटीग्रेट करने पहले माइनस इन दोनों लॉग को साथ साथ लिख लें। तो हम ऐसा करते हैं कि प्लस वाले लॉग को पहले लिख देते हैं इसको, यानी z प्लस 1, फिर इस वाले माइनस वाले लॉग को लिख लेते हैं और अभी इंटीग्रेशन करना बाकी है। तो हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन पावर जितनी होती है उसमें एक ऐड हो जाती है और उतने से फिर डिवाइड भी हो जाता है, वही पावर नीचे भी आ जाती है। लेकिन जब हमने इंटीग्रेशन किया था तो वहीं पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को ऐड कर लेना चाहिए, तो उस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को C1 यहाँ पर लिख दिया है। इंटीग्रेशन आप शुरुआत में ही ये लिख सकते हैं या इंटीग्रेशन आप किया है तो हम यहाँ पर C1 को लिखेंगे C1 और ये -1 बचा जिसको यहाँ पर ले आ सकते हैं हम लोग। और ये दोनों लॉग हैं, अगर इनको एक लॉग में कर सकते हैं, यानी जो प्लस वाला है उसे न्यूमरेटर में लिखेंगे, जो माइनस का है उसको डिनोमिनेटर में पहुँचा देंगे। ये पावर, चलिए हम अगले स्टेप में इसको कर लेते हैं। पावर -1 बची, अपान में भी -1 है, C1 ये लिखा हुआ है, b की वैल्यू चल रही है तो b इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से लॉग z प्लस 1 अपान जेड, ऐसे करके भी लिख सकते हैं, दोनों को मिला के लिख दिया। ये माइनस को यहाँ पे लिया है और इसकी पावर प्लस करना है तो 1 अपान जेड कर लें C1। z की वैल्यू अब हम वापस भी लिख सकते हैं, z हमने माना था e⁻x, इसकी वैल्यू को वापस कर दें लॉग, ये वैल्यू हो जाएगी e⁻x प्लस 1 अपान e⁻x माइनस 1 अपान e⁻x प्लस का C1। तो ये वैल्यू z की मिल गई, इसको चाहे न्यूमरेटर में भी ले जाया जा सकता है। चलिए ये काम हम बाद में कर लेंगे, पहले हम a की वैल्यू को फाइंड करें क्योंकि हमें dA/dx की वैल्यू मिल चुकी थी
माइनस का 1/1 प्लस ई टू द पावर एक्स। तो अब हमें इसको इंटीग्रेट करके ऑन इंटीग्रेशन लेफ्ट हैंड साइड में हमें मिल जाएगा ए, क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हैं, और राइट हैंड साइड में 1 प्लस ई टू द पावर एक्स, और यहाँ पर डी एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, या पहले इसकी तरह आप कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो ऐसे ही प्रॉब्लम होती है, तो हम लोग बहुत अच्छी तरीके से फेमिलियर हैं। तो यहाँ से हम लोग ई टू द पावर माइनस एक्स कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स, जैसे ही हम यहाँ पर यह करना चाहिए कि ई की पावर माइनस एक्स से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ई की पावर एक्स को कॉमन ले लेते हैं। तो ई की पावर माइनस एक्स का न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने मल्टीप्लाई कर दिया पहले से जो वैल्यू लिखी हुई है। अब हम इस ब्रैकेट के अंदर इसको ले जाएंगे, तो ई की पावर माइनस एक्स, अगर ये प्लस पावर है तो माइनस पावर के साथ में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसको जब अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर ई की पावर माइनस एक्स मिलेगा, और ये दोनों जब मल्टीप्लाई हुआ पावर 0 हो जाएगी, और 0 पावर ई की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है। इतना हो गया। ऐसा करने पे अब हम इसको, ये ए की वैल्यू के बराबर चल रहा है, जिसको हम कुछ मान लेते हैं। ये बार माइनस एक्स प्लस 1 को अगर टी मानेंगे तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे कि पावर टी का, ई की पावर टी होता है। फिर ये जो कि एक्स नहीं है, इसका डिफ्रेंसिएशन माइनस डी एक्स हो जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, टी का डी टी हो जाएगा। हमारे पास इतना ही है। ई की बार माइनस एक्स डी एक्स है, माइनस नहीं तो माइनस को हम राइट हैंड साइड में लेंगे, माइनस का डी टी हो गया। तो ए की वैल्यू यहाँ पर हो जाएगी इंटीग्रेशन, इसकी जगह पर हम यहाँ पर लिख सकते हैं ये वैल्यू माइनस का डी टी के बराबर है, और अपान ये वैल्यू को हमने टी माना है तो माइनस को बाहर ले लेंगे, और यहाँ पर सिर्फ 1/t बचेगा। और फिर हमें इंटीग्रेशन कांस्टेंट भी ऐड करना होगा इंटीग्रेशन कंप्लीट होने पर। 1/t का इंटीग्रेशन log t होता है, और यहाँ पर हम जो t की वैल्यू है वो भी वापस कर देंगे, t की वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर t की वैल्यू को रख दिया जाए, log ऑफ t कितना माना था हमने, t की वैल्यू को माना था वो वैल्यू, और यहाँ पर ये a की वैल्यू जो चल रही थी, थोड़ा सा एक साइन यहाँ पर छूट रहा है हमारा, ये माइनस चल रहा था, ये वैल्यू जो थी वो माइनस थी, ये छोटा होगा, आपने डिटेक्ट कर लिया होगा। तो वो माइनस यहाँ पर लगाना होगा, और ये वाला माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा। तो ये वैल्यू प्लस में आ चुकी है। टी की वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ई की पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का C2। अब ये वैल्यू जो मिल गई ए और बी की, तो इस वैल्यू को जैसे हम बहुत बार बता चुके हैं कि हमें इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना चाहिए, जो हमने वैल्यू लिखी थी। ए बी की वैल्यू, ए और बी की वैल्यू फाइंड करिए, इस इक्वेशन नंबर हमें 2 में पुट कर देना चाहिए, ताकि हम कंप्लीट सोल्यूशन लिख सकें, जनरल सोल्यूशन लिख सकें, जो कि हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। पुटिंग वैल्यू ऑफ ए एंड बी इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 देख लीजिएगा, वहाँ पर ये वैल्यू पुट करने जा रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में y था, y इज इक्वल टू था कैपिटल A। तो A की वैल्यू, और ए की वैल्यू जो कि यहाँ पर लिखी हुई है, अब किसी वैल्यू को भी पहले लिख सकते हैं। ई की बार माइनस एक्स प्लस 1 प्लस का C2, ये फिर एक मल्टीप्लाई हो रहा था, देख लीजिए पीछे काफ़ी टाइम हो गया। इक्वेशन नंबर हमें 2 देखना चाहिए। इसमें ई की पावर x है, और इधर b के साथ में ई की पावर 2x है। तो इसमें ई की पावर x से मल्टीप्लाई होना है, प्लस फिर कैपिटल B की वैल्यू पुट कर दें, इक्वेशन जो पहले ही हम लोग फाइंड कर चुके थे। log ऑफ e टू द पावर x प्लस 1/e टू द पावर x माइनस 1/e टू द पावर x, और फिर C1, और यहाँ पर मल्टीप्लाई करना e की पावर 2x से। तो बेहतर रहेगा C1 वाले टर्म को हम पहले लिख दें, C2 वाले को बाद में लिख दें, तो या ऐसा भी छोड़ सकते हैं, कोई यहाँ पर गलती नहीं होगी। तो C1 C2 से यहाँ पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। तो हम इसको आंसर को और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो y इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लिकेशन यहाँ करेंगे, e की पावर x log ऑफ e टू द पावर माइनस एक्स प्लस 1 प्लस C2 e टू द पावर x प्लस इसका इंटू यहाँ पर करेंगे e की पावर 2x log ऑफ e की पावर x प्लस 1/e टू द पावर x
माइनस इसका इंटू करेंगे, एक पावर इसकी कैंसिल हो जाएगी, एक पावर ई की पावर एक्स की बचेगी प्लस C1 ई की पावर 2x। तो हो सकता है कि जो आंसर आपको नज़र आ रहा हो उसमें C1 C2 का रोल चेंज होता हुआ नज़र आ रहा है। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इनके कोई नाम हो सकते हैं, ये C1 हो सकता है, ये C2 हो सकता है, क्योंकि देखिए हमने पहले सॉल्व किया है बी को, बी की वैल्यू पहले निकाली है, तो जो कांस्टेंट है पहले हमने दिया है C1। तो अगर हम ए को सॉल्व करते हैं तो ए के साथ वाले को नाम हो जाता C1 और बी के साथ वाले का अगर बी को बात करते हैं C2। तो हो सकता है ये भी कि आप कोई बुक हो तो उसमें C1 C2 का रोल चेंज होते हुए नजर आए, तो उसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता C1 और C2 के, क्योंकि आर्बिट्री कांस्टेंट है, इनका नोटेशन कैसे भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं, बाकी चीज़ें सेम आना चाहिए। तो बस इसको थोड़ा सा और अच्छी तरीके से हम लिख देते हैं। C1 को पहले लिख देते हैं C1 ई की पावर 2x, फिर C2 वाले निकाल सकते हैं C2 ई की पावर x। हो सकता है इनके रोल C1 C2 यहाँ पर C2 लिखा हो, यहाँ पर C1 लिखा हो, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जिससे हम आपको कई बार बता भी चुके हैं। तो यहाँ पर देखें, अगर इस टर्म को इससे मैच करता हुआ नज़र आता है, दिखाई पड़ रहा है, अगर हम थोड़ा सा इसे मॉडिफाई करें तो इनको हम लिख चुके हैं, इस टर्म को भी लिख देते हैं ई की पावर x। अब ये दोनों टर्म बचे हुए हैं, इनमें इसमें तो कुछ भी नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही नोट कर देंगे ई की पावर x। वैसे तो आपका आंसर आ गया, आप जहाँ चाहें इसको छोड़ सकते हैं, की पावर -x + 1। अब यहाँ पर हम क्या करने जा रहे हैं, इसको अलग अलग कर लें, तो ई की पावर 2x तो ऐसे लिख दिया। लॉग जब अलग करेंगे तो ई की पावर x अपान ई की पावर x तो 1 हो जाएगा, और 1 अपान ई की पावर x करेंगे तो ऊपर जब ले जाएंगे तो ई की पावर -x हो जाएगा। तो ये वे एक जैसा हो जाएगा। इसमें से आप कॉमन भी ले सकते हैं ई की पावर x और साथ में ये पूरा ब्रैकेट। तो अगले स्टेप में, क्योंकि लास्ट है तो हम लास्ट स्टेप में ऐसे कर देते हैं C1 ई की पावर 2x प्लस C2 ई की पावर x माइनस ई टू द पावर x प्लस यहाँ पर ई की पावर x को, और जब हम कॉमन लेंगे लॉग को तो हमारे पास जो बचेगा उसको हम इस ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं। तो यहाँ तो बचेगा कितना, ये प्लस का 1 बचेगा, क्योंकि पूरा ये भी बाहर ले रहे हैं, हम ये भी बाहर ले रहे हैं। फिर ये यहाँ पर मिलेगा हमको ये वाला टर्म, ये जो है प्लस का, क्योंकि हमने ई की पावर x कॉमन लिया है तो एक ई की पावर x यहाँ पर बचेगा, और इसमें कॉमन लिया है लॉग ऑफ 1 प्लस ई टू द पावर -x। तो ये सेम ब्रैकेट थे वो बाहर लिया है हमने लॉग के साथ में, और ई की पावर x को बाहर लिया, तो यहाँ पर 1 बचा था और उधर ई की पावर x बचा। इस तरीके से जो है हमारा ये आंसर आया है। और यहाँ पर नोटेशन जो है वो जैसे हम पहले बता चुके अलग हो सकता है, और कुछ कैलकुलेशन है देख लीजिएगा। वैसे प्रोसीजर जो है वो ऐसे ही रहेगा, ज़्यादा तक कैलकुलेशन हमने ठीक करने की कोशिश की और ठीक ही होगा, ये मैच कर जाएगा। बस C1 और C2 का रोल चेंज होता हुआ आपको नज़र आ सकता है। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वमा अलैना इल्लल बलाग।